हेलो फ्रेंड्स, हाय दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। कहते हैं ना, पैसा कमाने से ज्यादा पैसे को संभालना आना चाहिए। तो आज का भी स्टॉक कुछ इसी तरीके से है। इस कंपनी ने पैसा तो खूब कमाया। एक टाइम ऐसा था कि कंपनी ऑल टाइम हाई पे चल रही थी, बट शायद वो अपने पैसे को संभाल नहीं पाई। आज उस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और अगर नहीं भी है आपके पोर्टफोलियो में तो ये देखिएगा कि आज के इस वीडियो से मेरी क्या लर्निंग्स हो सकती हैं। बिकॉज लर्निंग पे अगर आप फोकस करते रहेंगे तो आपको ऐसी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिलती रहेंगी। बट अगर आप लर्निंग पे ही काम नहीं करेंगे ना, शायद आपसे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी। तो एक टाइम ऐसा था कि 2007-8 में आलोक इंडस्ट्रीज 85-90 रुपीज का स्टॉक चल रहा था, जो गिरता 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 2 से 3 रुपए तक आ गया था। बीच में कुछ ऐसा हुआ कंपनी के साथ कि फिर से इसमें काफी अपसाइड देखने को मिली 45-50 रुपीज में। क्या हुआ था, उन सब रीजंस के बारे में आज बात करेंगे। पहले मैं आपको टेक्निकली दिखा देता हूं कि स्टॉक कैसा लग रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें ना, स्टॉक ये वो लेवल्स है 2007-8 के, जब स्टॉक ऑलमोस्ट 90 रुपीज के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। और यहां पर आते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर आपको याद होगा 2008 में स्टॉक मार्केट में क्रैश आया था, जिसकी वजह से सारे स्टॉक्स गिर गए थे। ये स्टॉक भी गिरा था। सबने यही सोचा कि ये स्टॉक भी इसी वजह से गिरा है क्योंकि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, तो ये भी गिर गया। बट उसके बाद धीरे धीरे यहां पे पता चला कि कंपनी एक बैंक्रप्सी की तरफ जाती जा रही है, कंपनी में इंसॉल्वेंसी का केस आ रहा है। बट उसके बाद इन लेवल्स के आसपास 2020 में फिर यहां पे कुछ ऐसा होता है कि रिलायंस की एंट्री होती है और रिलायंस इस कंपनी में अपना स्टेक लेता है और कंपनी के प्राइसेस फिर से ऑलमोस्ट 50 रुपीज तक यहां क्रॉस कर जाते हैं। अब इसके प्राइसेस ऑलमोस्ट 15 to 17 रुपीज चल रहे हैं। तो देखते हैं कि इन स्टॉक्स को एट प्रेजेंट इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए हमें। अगर मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली यहां पे दिखाऊं ना, तो आप यहां पे देखिए, जब भी प्राइसेस में एक बूम आया था लास्ट टाइम भी, जब यहां पे रिलायंस की एंट्री हुई थी, जिन लेवल्स पे मैं आपको बोल रहा हूं, स्टॉक ऑलमोस्ट तब 2 से 3 रुपए पे यहां पे चल रहा था। अगर आप देखें इसके वॉल्यूम्स, यहां पे वॉल्यूम्स को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप देखें जब ये प्राइसेस चल रहे थे तो स्टॉक में बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं था, बट प्राइसेस ऊपर जाते जा रहे थे। जब हमें वॉल्यूम्स देखने को मिले वो ये लेवल्स थे। यहां पे देख रहे हैं आप कंपनी की ये जो बार्स हैं, इन बार्स को आप देखिए कितने हाई पर हैं। उसके बाद यहां पर हमें वॉल्यूम देखने को मिला कंपनी का, उन्हीं लेवल्स के आसपास से फिर प्राइसेस गिरे। और अभी लेटेस्ट जो प्राइसेस का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 17-18 रुपीज का लेवल है। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो ये 17 to 18 रुपीज का जो लेवल है, थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस है टेक्निकली में। अभी फंडामेंटल्स पे जाएंगे, सबको डिटेल्स में चेक करेंगे। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो ये 30 रुपीज के आसपास के जो लेवल है, ये टेक्निकली एक रेजिस्टेंस की तरह यहां पे काम कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपको पहले ये समझाता हूं कि कंपनी में एक्चुअली हुआ क्या था, ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहां से हुई एग्जैक्टली। 2016 की मैं आपको एनुअल रिपोर्ट्स दिखाता हूं, क्योंकि प्रॉब्लम 2015-16 से स्टार्ट हुई थी और 2019-20 में रिलायंस इसमें अंदर आया था। बट 15-16 में ऐसा क्या हुआ, वो मैं आपको यहां पे चेयरमैन जो कंपनी के हैं उनका क्या कहना है वो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। देखिए यहां पे कंपनी के चेयरमैन बोलते हैं, फर्स्ट जो हमारा इशू रहा, देयर वाज ए जनरल ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन 2008 में, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। तो ये था पहला रीजन कि फाइनेंशियल क्राइसिस आने की वजह से हमें काफी प्रॉब्लम हुई हमारे बिजनेस में, था पहला रीजन। सेकंड रीजन आप यहां पे देखें तो कंपनी ने ना रिटेल बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। रिटेल बिजनेस मतलब अपने यहां पे शोरूम्स खोलने स्टार्ट किए थे। ये टेक्सटाइल बिजनेस में है, इंडिया में भी खोले थे और यूके में भी खोले थे, जो उन्हें बंद करने पड़ गए ऑपरेशंस इन इंडिया। थर्ड प्रॉब्लम जो है, कंपनी ने रियल स्टेट के अंदर अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया, पैसे वहां पे भी डालने शुरू कर दिए। उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया रियल स्टेट में, जो नहीं चला वो थी थर्ड प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम जो थी, उन्होंने काफी जो इनका टेक्सटाइल का बिजनेस था, पॉलिएस्टर का बिजनेस था, उसमें एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया था, जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। राइट, अभी हम इसको एक एक करके मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। तो इन्होंने जो इनका बिजनेस था उसको एक्सपैंड करते जा रहे थे, एग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रहे थे। फिफ्थ प्रॉब्लम, तो यहां पे जो इन्होंने लोन लिया हुआ था बैंकों से, उस पे इंटरेस्ट रेट 7.5% से बढ़ के 13% हो चुका था, वो थी इनकी फिफ्थ प्रॉब्लम। अगर सिक्स्थ प्रॉब्लम यहां पर आप देखें तो कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज, जो यहां पे कंट्री टू कंट्री आप लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज, उसके भी रेट्स बढ़ चुके थे। और इन सब प्रॉब्लम्स के होने की वजह से कंपनी को जो सेवंथ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो करनी पड़ी लिक्विडिटी की। कंपनी के पास कैश खत्म होना शुरू हो गया। राइट, तो अब एक एक करके इस प्रॉब्लम को समझिए और देखिए आपकी क्या लर्निंग्स हो सकती है यहां से। कभी भी आप किसी कंपनी को ये देखते हैं ना कि कंपनी में केपेक्स हो रहा है, केपेक्स मतलब कंपनी ग्रो कर रही है, वो अपनी नई नई फैक्ट्रीज खोल रही है यहां पे, तो हम उसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। अरे देखिए इस कंपनी में तो कितना केपेक्स हो रहा है, ये कंपनी अपना कितना आगे जाके ग्रो कर सकती है, अपनी नई नई फैक्ट्रीज खोल रही हैं।
इस चीज को हमेशा पॉजिटिवली नहीं लिया जा सकता। आप देखिए यहां पर भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो वही थी कि कंपनी केपेक्स कर रही थी, और केपेक्स होने की वजह से, वो नई फैक्ट्रीज लगाने की वजह से लोन ले रही थी जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। उन्होंने क्या बोला अपनी स्टेटमेंट में भी, वो अग्रेसिवली केपेक्स कर रही थी, उसकी डिमांड नहीं थी। जब मैंने इनकी बैलेंस शीट में जाके देखा और कॉन्कॉल्स और आर्टिकल्स पढ़ने की कोशिश करी तो मुझे यह समझ में आया कि कंपनी का जो मटेरियल जितना वो बनाती थी उससे उसकी अभी उतनी डिमांड ही नहीं थी। आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर कंपनी का जो आउटपुट है वो 100 करोड़ रुपीस का है, मतलब 100 करोड़ रुपीस का रॉ मटेरियल कंपनी बना रही है, लेकिन उसकी सेल अभी सिर्फ 90 करोड़ की हो रही है, उसके कंपनी के पास ऑलरेडी उसी कंपनी में, उसी फैक्ट्री में वो 100 से 200 करोड़ का माल बना सकती है, तो नई नई फैक्ट्रीज क्यों खोलती जा रही है? तो इन्होंने सोचा कि फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है, हम और फैक्ट्रीज लगाते हैं, और फैक्ट्रीज लगाने से इन्होंने लोन लेना शुरू किया, और वो लोन चढ़ते 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 30,000 करोड़ का लोन हो चुका था, और उस करोड़ लोन्स के ऊपर इनको इतना इंटरेस्ट देना पड़ गया क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे थे, बैंक्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी बढ़ चुका था। तो आप इस तरीके से समझिए कि जो मैनेजमेंट के डिसीजंस थे ना, साथ के साथ डिसीजंस जो थे वो एक किस्म से सही नहीं गए। प्रॉपर्टी में आना, रियल स्टेट मार्केट में आ जाना, बिल्कुल आप एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हटके रियल स्टेट में आ रहे हो, वहां आपकी प्रॉब्लम हुई, आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, आपने डेब्ट्स ले लिए मार्केट से, आपने अपने इंडिया में और यूके में रिटेल आउटलेट्स, 500 से ज्यादा रिटेल के आउटलेट्स खोल दिए जिसकी जरूरत ही नहीं थी। इस लर्निंग को इस तरीके से लीजिए कि टाइमिंग होना, स्टॉक मार्केट में टाइमिंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उस स्टॉक में अच्छा स्टॉक भी है लेकिन अगर उसका भी टाइमिंग नहीं आया तो वो नहीं चढ़ेगा। आप इस तरीके से समझिए कि एक बिजनेस है, वो बिजनेस बहुत अच्छा है लेकिन उस बिजनेस में कोई अभी डिमांड ही नहीं है। वैसे ही कुछ यहां पे भी देखने को मिला कि 2013-14 में इन्होंने अपने शोरूम्स खोल दिए 500 से भी ज्यादा, मतलब 5-10 शोरूम्स नहीं, टेस्टिंग नहीं करा, सीधा 500 शोरूम्स खोल दिए डेब्ट्स लेके, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, उसकी कस्टमर डिमांड ही नहीं थी। कस्टमर अभी 13-14 में इतना मॉल्स में, शोरूम्स में नहीं जाता था, तो वहां से इनको सेल्स होनी बंद हो गई, जिसकी वजह से। तो टाइमिंग होना किसी भी बिजनेस में वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आप केपेक्स देखते हैं किसी बिजनेस में तो उसमें जाके देखिए कि क्या जो उनका पुरानी फैक्ट्रीज चल रही है क्या वो 100% यूटिलाइज हो चुकी हैं। अगर वो 100% यूटिलाइज हो चुकी हैं और साथ में उस सेक्टर के अंदर डिमांड आ रही है, तब अगर वो कंपनी ग्रो हो रही है, केपेक्स हो रही है, अपनी नई फैक्ट्रीज ग्रो कर रही है, देन इट इज फाइन। तो ये तो अभी तक हमने समझा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी आलोक इंडस्ट्रीज के साथ। अब हम ये समझते हैं कि अब फ्यूचर में क्या है। फिर सेकंड होता है 2020 के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज आती है आलोक इंडस्ट्री में अपना स्टेक लेने के लिए। वो कहती है कि ठीक है, अगर आप डेब्ट्स में इतना जा रहे हो तो मैं आपकी हेल्प करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 500 करोड़ रुपए लगाती है रिलायंस एंड जेएम फाइनेंशियल मिलकर, और 40% स्टेक जाता है रिलायंस के पास, 34% जाता है। तो अगर आप इसको इस चीज से समझिए कि 500 करोड़ रुपए, और कंपनी के पास जो डेब्ट्स थे वो ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के डेब्ट्स हैं, जिसमें 5,000 करोड़ मतलब कि 25,000 करोड़ के डेब्ट्स तो अभी भी कंपनी के पास हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट इस अमाउंट को देके कंपनी ने एक बहुत बड़ा स्टेक अपने पास ले लिया। अब आपको ये समझना यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई कंपनी स्टेक ले रही है तो उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या है। तो अब हम थोड़ी सी इसकी इंटेंशन की तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। तो यहां पर अगर आप देखिए तो ये वो आर्टिकल है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री ने ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कोई पहली कंपनी नहीं एक्वायर करी। इससे पहले सिंटेक्स इंडस्ट्रीज भी वो एक्वायर कर चुकी है। एसपीएल करके भी एक कंपनी है जिसको वो एक्वायर कर चुकी है यहां पे, और ये सारी कंपनीज जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही बिलोंग करती हैं। तो जब भी आप ये देखें ना कि कोई कंपनी एक्वायर कर रही है, उसकी हिस्ट्री जाके उसकी इंटेंशन देखिए। ये देखिए इन्होंने यहां पर अगर आप देखें 2019 में 5,000 करोड़ डाले इसमें, सिंटेक्स को भी इन्होंने 3,551 में खरीदा था और शुभलक्ष्मी को भी खरीदा था। तो पहले अगर मैं आपको यहां पे सिंटेक्स इंडस्ट्री दिखा दूं कि ठीक है, अगर रिलायंस इंडस्ट्री ने खरीदा उसे, तो आज उसकी हिस्ट्री क्या है ये देखिए। ये है सिंटेक्स इंडस्ट्री का चार्ट। ये भी एक कंपनी है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है। यहां पे भी वही 2008 में प्राइसेस गिरने स्टार्ट हुए, फिर से एक बूम आया, फिर से डाउन, फिर से एक अपसाइड एंड फिर से एक डाउन। ओवरऑल प्राइसेस अगर आप देखें तो आपको नीचे ही मिलेंगे। तो स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी ने भी कुछ बेहतरीन नहीं परफॉर्म किया। ये एक इस तरीके से आप देख सकते हैं, प्राइसेस जब भी नीचे आते हैं इसमें थोड़ी सी बाइंग कह लीजिए या ऑपरेटर ड्रिवंस कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप इसमें, उसको प्राइसेस को ऊपर लिया के जाया जाता है और फिर से यहां से प्राइसेस फिर एक नीचे ला। और सेम पैटर्न, कुछ इसी तरीके का पैटर्न अगर आप देखें तो आपको आलोक इंडस्ट्री में भी देखने को मिल रहा है। यहां पर भी आप देखें तो पिछले कुछ
टाइम में क्या हुआ, प्राइसेस को जब जैसी रिलायंस इंडस्ट्री आए ऊपर लेके गए और फिर से प्राइसेस अब नीचे हैं। तो ये एक फंडामेंटली, या मैं बोलूंगा सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री का आने से ये स्टॉक अच्छा हो जाएगा, वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसकी इंटेंशन अगर आप देखें तो यहां पे बताया गया कि जो रिलायंस इंडस्ट्री आया था वो किस तरीके से हेल्प करेगा, तो वो हेल्प करेगा आपको यहां पे जो लोन्स हैं टेक उनको पे करने में, और दूसरा यहां पे आपके कैश फ्लो को इंक्रीज करने में, मार्केटिंग में आपको सपोर्ट करेगा, इन चीजों में आपको सपोर्ट करेगा, राइट। यहां पे ऐसा नहीं होगा। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि रिलायंस ने ये टेक ओवर करा क्यों है, और वो और भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को खरीद रहे हैं जो कि ऑलरेडी काफी गिर चुकी हैं। ऐसी इंडस्ट्री जो बैंकक्रप्ट होने जा रही हैं। अभी हमने सिंटेक्स इंडस्ट्री देखा, वो भी इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रही थी, आलोक इंडस्ट्री भी जा रही थी, इनको टेक ओवर कर रहा है। बहुत छोटे अमाउंट्स देख के बहुत बड़े बड़े स्टेक उस कंपनी में उसे मिल रहे हैं। या तो ये हो सकता है कि वो अपना कंपटीशन ही खत्म करता जा रहा है, छोटी छोटी टेक्सटाइल कंपनीज को ले लो, उसके बाद कल को अगर प्रोडक्शन करना होगा तो वहां से हम कर सकते हैं। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि कंपनी के पास एक मोनोपोली हो जाएगी, जितनी भी छोटी छोटी टेक्सटाइल कंपनीज हैं उन सबको अगर मैं बाय कर लूं तो कल को प्राइसिंग पावर मेरे पास रहेगी, फिर मैं कोई भी टेक्सटाइल जब इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट हमारे निकलते हैं उसको मैं बड़े प्राइसेस पे बेच सकूं, क्योंकि छोटे मार्केट तो कोई है ही नहीं। तो जो भी प्राइसिंग पावर रहेगी वो मेरे पास, रिलायंस के पास रहेगी, राइट। आलोक इंडस्ट्री ऊपर जाएगा, वो मुझे यहां पे क्लियर पिक्चर नहीं दिखी अभी तक। और यहां पर भी अगर आप देखें तो ये एग्रीमेंट जो है ये 8 सालों का एग्रीमेंट है जो फरवरी 2020 से शुरू हुआ है। तो 2027-28 में आलोक इंडस्ट्री का क्या होगा वो भी क्लियर पिक्चर नहीं है। क्या आलोक इंडस्ट्री डिसॉल्व होकर रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक्स उनको दे दिए जाएंगे, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट इस वीडियो को मैं यही आपको बोल रहा हूं, एक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देखने की कोशिश करिए कि क्या क्या हम सीख सकते हैं, किस किस तरीके से हम कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं, वो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी के फंडामेंटल्स मैं आपको दिखाता हूं यहां। तो यहां पर आप देख रहे हैं 2019 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 2076 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। जो कंपनी 18,000 करोड़ के लॉस में थी नेट प्रॉफिट में, वो कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है 2,000 करोड़ के और फिर 1,300 करोड़ के। ये 2019 और 20 की बात है, जब रिलायंस का यहां पर स्टेक मिल रहा था, जब रिलायंस आ रहा था यहां पर, तब सिर्फ 2 साल कंपनी प्रॉफिट में आई। उसके बाद फिर से कंपनी 5,000 करोड़ के लॉस में आ जाती है और अभी तक नेट प्रॉफिट लॉस है। तो ऐसा क्या हुआ इन 2 सालों के अंदर की कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है, नेट प्रॉफिट में? और ऐसा क्या हुआ कि कंपनी को रिलायंस ने इन्हीं ईयर्स में यहां पर कंपनी स्टेक लेती है, और इन्हीं स्टेक लेने के बाद कंपनी के स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते हैं। तो कंपनी, और जबकि सेल्स जो है, अगर आप यहां पे सेल्स देखें 2018 से 2019 में सेल्स नहीं बढ़ी, सेल्स इनफैक्ट डिक्लाइन हुई है, बट तब भी आप नेट प्रॉफिट में यहां बढ़ चुके हो। उसका रीजन ये है कि अगर आप देखें कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं, जो कंपनी के एक्सपेंसेस 80-90% पे चलते थे, वो एक्सपेंसेस इन्होंने अपनी बुक्स में दिखा के 68-65% पे ले आए। तो जब एक्सपेंसेस कम होंगे तो आप क्या ऑटोमेटिकली आप नेट प्रॉफिट में आ जाओगे। तो ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखें अब एक्सपेंसेस फिर से कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं, 53% से 63, 63 से 73%। ऐसा तो नहीं है ये कि 2019 और 2020 के एक्सपेंसेस अब हम ऐड कर रहे हैं अपनी बुक्स में। इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, बट मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूं कि लर्निंग्स लेते रहिए, देखते रहिए कि किस तरीके से हमें पूरी स्टडी करनी होती है। इट्स नॉट इजी कि आप किसी स्टॉक के प्राइसेस को देख के बस उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए। कि आप ये देखिए 2019 और 20 में ही सिर्फ प्राइसेस में जंप आता है, 19 और 20 में ही रिलायंस आता है, 19 और 20 में ही कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव हो जाता है। अब एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, यहां पे कंपनी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी कंपनी का डेब्ट्स। तो डेब्ट्स के ऊपर जो कंपनी इंटरेस्ट दे रही थी, तो इंटरेस्ट जो था कंपनी का साल का 2,800 करोड़, 3,400 करोड़, 4,700, 4,300 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही थी, और वो इंटरेस्ट भी सीधा 94 करोड़ का हो जाता है। 4,000 करोड़ से 94 करोड़, मतलब इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो क्या कंपनी ने डेब्ट्स पे कर दिए, इसीलिए इंटरेस्ट का, क्योंकि अगर आप डेब्ट्स दे दोगे जहां से आपने बैंक से लोन लिया है, तभी तो आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इंटरेस्ट तो कम हो गया, बट लोन में कोई कमी नहीं हुई। ये देखिए जो बोरोइंग्स है वो 2019 से 20 में इनफैक्ट बोरोइंग बढ़ी है। यहां पर 25,000 करोड़ से 29,000 करोड़ की बोरोइंग आई है, लेकिन इंटरेस्ट में वहां पे कमी दिखा दी गई। इसको मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। यहां पर हुआ क्या, कंपनी के जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स थे, कंपनी ने शॉर्ट टर्म बोरोइंग से लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कन्वर्ट कर दिए अपने लोन्स को, लेकिन ओवरऑल तो लोन्स अभी भी अपनी बुक्स में खड़ा है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना आफ्टर एक्सपेंसेस, सेल्स में से अगर हम एक्सपेंसेस हटा दें, वो अभी भी नेगेटिव में चल रहा है। और जब
जब पॉजिटिव भी था तो कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, 5 से 8%। सो इसका मतलब कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत हो रहे हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, राइट। अब एक्सपेंसेस में एक कॉलम और होता है एम्प्लॉय कॉस्ट। तो एम्प्लॉय की कॉस्ट तो ऐसा नहीं है कि काफी बढ़ती जा रही है। अगर मैं आपको यहां पे एक चीज और दिखाऊं, अगर मैं आपको एम्प्लॉयज दिखाऊं तो कंपनी के जो एम्प्लॉय जो पहले आलोक इंडस्ट्रीज के पेरोल पे थे वो अब यहां से रिलायंस इंडस्ट्रीज के पेरोल पे आ चुके हैं। तो कंपनी के पास तो सैलरीज भी नहीं दे रहे। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के आलोक इंडस्ट्री के, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पेरोल्स पर हैं। ये सब एम्प्लॉयज ऑलमोस्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज के पेरोल पे जा चुके हैं। ये देखिए यहां पे मिस्टर हेमंत देसाई जो है ये भी रिलायंस से ही है, इनका रिलायंस का ही एक्सपीरियंस है और रिलायंस के एडवाइजरी बोर्ड पर हैं। तो अब तो इनकी सैलरी भी नहीं जा रही। जब इनकी मैंने बैलेंस शीट एनुअल रिपोर्ट देखी वहां पे भी इनकी सैलरी मुझे नहीं दिखी। तो जब सैलरी भी नहीं जा रही उसके बावजूद एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। और अगर मैं आपको इसका कॉम्पिटिटर्स दिखाऊं, जैसे कि हम दूसरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक बार देख लेते हैं जो कि है ग्रासिम इंडस्ट्री। ग्रासिम इंडस्ट्री का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 20% के आसपास रहता है यहां पे। तो ये हो गया एक कॉम्पिटिटर। अगर दूसरा कॉम्पिटिटर हम देखें वर्धमान टेक्सटाइल, तो इसका भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 15 to 20% के आसपास रहता है। वेयर एज आलोक इंडस्ट्रीज अभी भी नेगेटिव में दिखा रहा है अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो हमने तीन चीजों को आज समझा। अगर आप देखें ओवरऑल आलोक इंडस्ट्री के पहले हमने ये समझा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स कहां थी। उन्होंने इतना ज्यादा अपनी कंपनी के अंदर कैपेक्स कर दिया जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, उससे उनको डेब्ट्स लेने पड़े। डेब्ट्स लेने के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता रहा और वो कंपनी एक किस्म से बैंकरप्सी की तरफ चले गई। दूसरा, जब रिलायंस वहां पर आता है तो क्या रिलायंस उनकी कितनी हेल्प कर सकता है, उसमें मुझे बहुत ज्यादा हेल्प नहीं दिखी कंपनी। तीसरी प्रॉब्लम जो मैंने आपको दिखाई कंपनी के जो अभी करंट फंडामेंटल्स भी चल रहे हैं वो भी कोई बहुत अच्छे मुझे देखने को नहीं मिले। शायद मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं, फ्यूचर में स्टॉक्स ऊपर भी जा सकता है। बिल्कुल आपको ये बोलूंगा एज ए डिस्क्लेमर, मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये मैं वीडियोस जो आपको बता रहा हूं सिर्फ लर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं। तो इसलिए आप ये देखते रहिए, अगर आपकी आलोक इंडस्ट्री में पोजीशन नहीं भी है तब भी कल को कोई कंपनी केपेक्स करती है, डेब्ट्स लेती है, कोई कंपनी उसमें स्टेक लेती है, तो उसकी क्या इंटेंशन है, कितनी वो हेल्प कर सकता है, उसके फंडामेंटल्स कब कैसे हैं, तभी उस कंपनी में पोजीशन बनाइए। आई होप आपको कुछ लर्निंग्स मिली होंगी। क्या लर्निंग मिली है मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।